हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग स्मार्ट स्टडी। आज हम क्लास 11th का न्यू चैप्टर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन डिस्कस किया है। हमने यूनिफॉर्म मोशन भी डिस्कस किया है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हम एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम मोशन कहते हैं, और इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि आखिर बॉडी का मोशन क्यों होता है। तो आज हमें इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है। तो आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना है तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि हम फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल मोशन में आती है, और यदि मोशन में फुटबॉल है और हमें उसे स्टॉप करना है तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। आप ये भी देख सकते हैं कि यदि किसी स्टोन को, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमें अपवर्ड थ्रो करना है तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि वही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आए तो वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, राइट। और आप ये भी देखते हैं कि जब हवा चलती है तो ब्रांचेज ऑफ द ट्री मूव्स, जो पेड़ की शाखाएं हैं वो हिलने लगती हैं, और यदि बोट है फ्लोइंग रिवर में तो वही फ्लो करने लगती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है कि किसी बॉडी को मूव कराने के लिए या किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एक्सटर्नल एजेंसी होती है फोर्स। कहने का मीनिंग ये है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें स्टेशनरी से मोशन में लाना है और मोशन से स्टेशनरी में लाना है तो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी इसके लिए हमें चाहिए होती है जो इस फोर्स को प्रोवाइड करती है, राइट। जैसे कि हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। अर्थ अप्लाई करती है फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। बार मैग्नेट आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन द आयरन नेल्स, ये भी आप देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स के कारण भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, राइट। और इसमें जो एक्सटर्नल एजेंसी हम यूज करते हैं, जिसमें हम फोर्स की बात करते हैं, ये हो सकता है कि कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ और कुछ कॉन्टैक्ट में नहीं होते। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल की फोर्स की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं होता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें तो वो डाउनवर्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि अर्थ उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है और वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन वहां पर कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, राइट। आप देख सकते हैं कि जो हॉर्सशो मैग्नेट है या फिर बार मैग्नेट है वो आयरन नेल को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो फोर्स है वो स्टेशनरी को मोशन में ला सकता है, मोशन को स्टेशनरी में ला सकता है, और वो फोर्स कांटेक्ट में हो भी सकता है, कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है। एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी इन कांटेक्ट विद द बॉडी। इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड हमारी स्लो हो सकती है और फास्टर हो सकती है, ठीक है। जब हम एक्सीलरेट करेंगे तो फास्टर हो जाएगी, जब हम डिसलेरेट करेंगे तो स्लो डाउन हो जाएगी। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप रबर बॉल लें और उसको दोनों हैंड से, दोनों साइड से उसको फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। स्प्रिंग की शेप भी आप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बोथ साइड, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड आल्सो बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। यदि दोनों डायरेक्शन से आप सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, लेकिन यदि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी एक्सीलरेट हो जाती है, बॉडी मूव कर जाती है, जिसमें स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स, राइट। तो आइए अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सामने ये उठा साइंटिस्टों के, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। कि क्या किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए उस पर कंटिन्यूअसली
एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे पहले इसका आंसर दिया एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने कहा यस, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उन्होंने इसका रीजन भी दिया। उन्होंने क्या बताया कि एक एरो है जो बो से निकला है, ठीक है, तीर कमान जिसे हम बोलते हैं, और एरो के पीछे वाली जो एयर है वो कंटिन्यूअसली एरो पर आगे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करती है, पुश करती है एरो को फ्रंट साइड में, ताकि एरो कंटिन्यूअसली मूव करता रहे। तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो उनकी बात जब तक मानी गई जब तक और लो नहीं आए, ठीक है। साइंटिस्टों ने और एक्सपेरिमेंट किए और कुछ ऑब्जर्वेशन किए जिसके बेसिस पे उन्होंने आंसर देने थे, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि सपोज एक स्मॉल चाइल्ड है, ठीक है, और वो एक नॉन इलेक्ट्रिक टॉय कार उसको कंटिन्यूअसली ड्रैग करता है विद अ स्ट्रिंग, ठीक है। कंटिन्यूअसली वो टॉय कार को एक स्ट्रिंग से ड्रैग करता है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। सपोज स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, स्ट्रिंग कहीं पर भी टूट जाती है, तो वो टॉय कार ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। आफ्टर सम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस एंड इट विल बी स्टॉप। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये बॉडी इसलिए रुकती है क्योंकि अर्थ की सरफेस उस बॉडी पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस कारण से बॉडी स्टॉप हो जाती है, राइट। तो उन्होंने ये कहा कि सपोज यहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल ना हो, यदि यहां पर फ्रिक्शन ना हो तो वो बॉडी चलती रहेगी सीधा, राइट। और जो एक्सटर्नल फोर्स उस चाइल्ड ने अप्लाई किया है वो तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए था। जो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे लगा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए चाइल्ड ने वो फोर्स अप्लाई किया है। और यदि वो फ्रिक्शनल फोर्स ही वहां पे अवेलेबल ना हो तो चाइल्ड को फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इट मींस यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये किसने बताया? ये साइंटिस्टों ने बताया, राइट। एरिस्टोटल ने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि यदि फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए था। आई बात समझ में? यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इन द यूनिफॉर्म मोशन नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। जो नेट फोर्स होगा किसी भी बॉडी पर वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब इसके बाद साइंटिस्ट आए गैलीलियो। गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशन किए और इसका आंसर दिया। गैलीलियो ने सबसे पहले देखा कि यदि हम किसी बॉडी को इंक्लाइंड डाउनवर्ड लेकर आते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, और यदि किसी बॉडी को इंक्लाइंड अपवर्ड हम थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, राइट। और उन्होंने देखा कि यदि किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो ना तो उसमें एक्सीलरेशन होगा ना ही उसमें रिटार्डेशन होगा, ना तो वो स्पीड अप होगी ना ही स्पीड उसकी डाउन होगी, राइट। अब उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, दैट इज डबल इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। डबल इंक्लाइंड प्लेन में उन्होंने क्या किया? एक प्लेन लिया जो कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस, ठीक है। अब उन्होंने डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया और यहाँ पे ले गए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, राइट। क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है और दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो जितनी हाइट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा उतनी ही हाइट पर आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ये उतनी ही हाइट तक जाएगा बेटा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। और यदि कुछ यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल होता भी है तो हाइट इससे हमेशा कमी आएगी, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगी, राइट। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत काम करते हैं। आई बात सही में? अब उन्होंने क्या किया कि जो इसका स्लोप है सेकंड प्लेन का स्लोप उन्होंने कर दिया डिक्रीज, ठीक है, स्लोप डिक्रीज कर दिया। और यहां से अब बॉल को उन्होंने ड्रॉप किया, ठीक है। तो जब बॉल को ड्रॉप किया तो उन्होंने देखा जितनी हाइट है
बॉल तो सेम हाइट कवर करेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल प्लेन है और फ्रिक्शन लेस सरफेस है, राइट। तो हाइट तो सेम होगी बट इट कवर्स लार्ज डिस्टेंस। कितनी कवर करेगी बेटा? लार्ज डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। अब उन्होंने क्या किया, एक प्लेन को तो ऐसे ही रखा और सेकंड प्लेन का स्लोप बिल्कुल जीरो कर दिया। सेकंड प्लेन का स्लोप बिल्कुल जीरो कर दिया। जीरो होने से क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट हमने यहां से रिलीज किया, ठीक है, एच हाइट से हमने रिलीज किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अब ये बॉडी, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, तो अब ये बॉडी कवर करेगी अनलिमिटेड डिस्टेंस। अनलिमिटेड डिस्टेंस कहने का मीनिंग यह है, मोशन डज नॉट सीज। मोशन कभी रुकेगा ही नहीं, अनलिमिटेड तक चलेगा। क्यों? क्योंकि यह फ्रिक्शन लेस है। तो उन्होंने यह बताया कि यदि किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर सकती है, राइट। एरिस्टोटल ने क्या बताया, किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कि यदि एक बच्चा एक टॉय कार को खींचता है तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करती है, ठीक है। और ऐसा हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यदि स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो बॉडी रुक जाती है, ठीक है। गैलीलियो ने फिर ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है। एक बॉल को इंक्लाइन अपवर्ड किया तो देखा स्पीड डिक्रीज हो गई, फिर बॉल को इंक्लाइन डाउनवर्ड किया तो देखा स्पीड डिक्रीज हो गई, बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका, ठीक है, तो देखा ना तो उसमें एक्सेलरेशन होगा ना ही रिटार्डेशन होगा। फिर उन्होंने डबल इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है। डबल इंक्लाइन प्लेन में उन्होंने देखा कि बॉल हमारी सेम हाइट तक ट्रेवल करेगी। यदि यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है सेम हाइट तक ट्रेवल करेगी। यदि उन्होंने स्लोप डिक्रीज किया तो उन्होंने देखा कि हाइट तो सेम रहेगी बट इट कवर्स लार्ज डिस्टेंस। और जब उन्होंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया तो उन्होंने देखा कि मोशन इसका स्टॉप नहीं होगा यदि फ्रिक्शन लेस हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है, एन एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ सी द गैलीलियो स्टेटमेंट, टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू एनकाउंटर द फ्रिक्शनल फोर्स। केवल फ्रिक्शनल फोर्स को एनकाउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, सो दैट द टू फोर्सेस सम अप टू जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ताकि दोनों फोर्सेस का सम कितना हो जाए? जीरो। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यदि किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को, जिसमें बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, चाहे वो रेस्ट में हो और चाहे यूनिफॉर्म मोशन में हो, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which oppose to change the state of rest or uniform motion of a body। किसी भी बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करती है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन एंड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। In the next video, we will discuss Newton's law of motion and we will discuss deeply about inertia, right? With Newton's law of motion. So, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।